सुपर टेट की परीक्षा में बाल मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी से कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप सुपर टेट 2018 जिसकी परीक्षा 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी, उस पेपर के बाल मनोविज्ञान यानी सीडीपी के पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन आप देखने जा रहे हैं। चूंकि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जो परीक्षा थी वह लिखित थी, इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिए गए थे। इस वजह से आपको स्क्रीन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती दोनों सुपर टेट के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देखिए। रिक्त स्थान भरिए, गैने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था है। अधिगम की सर्वोच्च अवस्था आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको सिर्फ उत्तर बताना नहीं है, क्योंकि वो किसी बुक से भी आप देख सकते हैं। आप उत्तर को सही प्रकार से समझ पाएं, ये इस वीडियो को बनाने का मकसद है। देखिए, गैने ने जो सिद्धांत दिया था अधिगम का, उसके अनुसार उन्होंने 8 चरणों में या फिर 8 प्रकार के अधिगम का सिद्धांत दिया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले उन्होंने संकेत अधिगम की बात की थी। देखिए, संकेत अधिगम क्या होता है, आप प्राइमरी लेवल में देखेंगे बच्चे के पुस्तक में एक कबूतर का फिगर बना रहता है और आगे लिखा रहता है क, यानी कि संकेत क्या है, कबूतर है। कबूतर के माध्यम से उसको क वर्ण का पहचान कराया जा रहा है, तो ये एक संकेत अधिगम है। ठीक है। उसके बाद से दूसरा इनका जो चरण था वो उन्होंने बताया था उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। इस सिद्धांत के अनुसार, जैसे देखिए, बच्चे को जब क सिखाया जाता है तो कई बार त्रुटियां करता है। ठीक है। कभी क बनाएगा तो इधर ये कर देगा, इधर ये पूरा गोला कर देता है, तो कई बार त्रुटियां करता है और धीरे धीरे त्रुटियां करते करते उसका क बनाने का सही क्रम आ जाता है और इसी को हम लोग उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। आगे इनके द्वारा जो तीसरा चरण बताया गया था वो श्रृंखला अधिगम बताया गया था। अब देखिए, बच्चे ने क लिखना सीख लिया है, लेकिन क से केवल काम नहीं चलेगा, उसको पूरा श्रृंखला यानी जो वर्णमाला होती है वो पूरा सीखना पड़ेगा। तो इसी हम लोग श्रृंखला अधिगम कहते हैं। और अगला क्रम उनके द्वारा बताया गया था शब्द साहचर्य अधिगम। अब यहाँ पर मैं मोबाइल बोलूँ या फिर विश्व में कहीं भी किसी भी देश में आप मोबाइल बोलेंगे तो मोबाइल कहने पर अगला जो बंदा होगा वह उसके माइंड में मोबाइल का ही इमेज बनेगा। ये शब्द साहचर्य का कॉन्सेप्ट होता है कि हमने मोबाइल शब्द को उस पर्टिकुलर वस्तु से साहचर्यित कर दिया है, उस वस्तु से जोड़ दिया है। अगर मैं बोलूँ माइक, तो आप यहाँ पर माइक बोलें या फिर कहीं भी विश्व में माइक बोलेंगे तो माइक का मतलब उस पर्टिकुलर वस्तु से जोड़ दिया गया। जैसे देखिए, जब समाज बन रहा होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं बात बता रहा हूँ, तो उस समय जिस शब्द को किसी वस्तु से जोड़ दिया गया तो उसका आपस में बंधन हो गया कि जब भी कहीं भी ये वस्तु बोली जाएगी, इस वस्तु का नाम लिया जाएगा, तो अभ्यर्थी के मन में ये इमेज बन रहा होगा। और यही शब्द साहचर्य अधिगम है। जैसे कि अगर आप कबूतर बोलें तो आपके माइंड में तुरंत इमेज बन जाता है, क्योंकि उस पक्षी को आपने कबूतर शब्द से जोड़ दिया है। यही शब्द साहचर्य अधिगम होता है। ठीक है। अगला चरण उनके द्वारा बताया गया था विभेद अधिगम। देखिए, विभेद अधिगम का मतलब ये हुआ कि जैसे कबूतर हुआ या फिर कौवा हुआ, तो आप दोनों में अंतर कर पा रहे हैं। ठीक है, दोनों में अंतर कर पा रहे हैं, ये होता है विभेद अधिगम। अगला स्टेप उनके द्वारा बताया गया था संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय कहने का मतलब देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक वर्ग है, एक त्रिभुज है और एक आयत है, तो सबका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। तो यही संप्रत्यय अधिगम होता है कि सभी चीज़ों का अलग अलग कॉन्सेप्ट अपने अंदर समाहित करना संप्रत्यय अधिगम के अंतर्गत आता है। अगला चरण उनके द्वारा बताया गया था सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत देख लीजिए, जैसे मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण पर बना वर्ग होता है, जैसे कि ये देखिए, ये मान लीजिए ये कर्ण है, तो इस पर जो बना वर्ग है लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो अब देख लीजिए कि ये सिद्धांत अधिगम ये कह रहा है, सिद्धांत क्या है, पाइथागोरस प्रमेय एक सिद्धांत है। ठीक है। और सिद्धांत से पहले आपको संप्रत्यय अधिगम आ जाना चाहिए। संप्रत्यय अधिगम कहने का मतलब कि आपको वर्ग का संप्रत्यय यानी वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा, तभी तो आप सिद्धांत को वेरीफाई कर पाएंगे। तो इनकी द्वारा जो भी दिया गया अधिगम का प्रकार है वो एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध रूप से बंधा हुआ है और एक दूसरे को क्रॉस करके या फिर उसको बाईपास करके आप अगले अधिगम पर नहीं जा सकते। यही गैने का सिद्धांत कहता है। ठीक है। और इनके द्वारा जो अंतिम चरण बताया गया था वो बताया गया था समस्या समाधान अधिगम।
समस्या समाधान अधिगम के लिए आपके पास आवश्यक है कि आपके पास सिद्धांत होना चाहिए। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कोई प्रश्न आ गया तो आपके पास सिद्धांत होना चाहिए कि किस नियम के अनुसार आप इस प्रश्न को हल करेंगे, यानी उस समस्या का समाधान निकालेंगे। और यहीं आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि गैने के अनुसार अधिगम का जो अंतिम चरण उन्होंने बताया था वो क्या था, तो आपका उत्तर हो जाएगा समस्या समाधान अधिगम। प्रश्न पूछा गया था गैने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था क्या है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा समस्या समाधान अधिगम। 92 नंबर का प्रश्न पूछा गया था मौलिकता, नवीनता और प्रवाह किसके घटक हैं। देखिए जहां पर भी आपको मौलिकता दिख जाती है या फिर नवीनता शब्द दिख जाती है, यानी चीज़ों को नए तरीके से करना, ठीक है, और यहाँ पर प्रवाह दिया गया, तो ये सभी घटक किसके होते हैं, सृजनात्मकता के घटक होते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मौलिकता, नवीनता और प्रवाह सृजनात्मकता के घटक हैं। उत्तर हो जाएगा सृजनात्मकता। अगला प्रश्न पूछा गया था रिक्त स्थान भरिए। प्रतिभाशाली बालक के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीक डैश चिंतन के महत्व पर बल देता है, यानी मानसिक उद्वेलन तकनीक किसके चिंतन पर बल देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मानसिक उद्वेलन तभी होगा जब आप अपसारी तौर पर यानी आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे, जब किसी समस्या को लेकर के आप विभिन्न तरीकों से, मौलिक तरीकों से सोचेंगे, तो वहाँ पर आपका जो चिंतन होगा वो अपसारी चिंतन होगा, जिसे आउट ऑफ बॉक्स बोला जाता है, यानी कि मुक्त होकर के, सभी चीज़ों से मुक्त होकर के आप सोच रहे हैं। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन। अब बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है क्या इसका उत्तर सृजनात्मकता नहीं हो सकता। देखिए 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती का जो पेपर हुआ था वह अपने आप में एक विवादित पेपर था, क्योंकि इसका उत्तर सृजनात्मकता भी हो सकता है, इसके अलावा अपसारी चिंतन भी हो सकता है, और भी कई सारे उत्तर हो सकते हैं। इसी वजह से 68,500 के बाद जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की सुपर टेट परीक्षा कराई गई उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रखे गए, क्योंकि बहुत सारे विवाद हो रहे थे। अब चलिए मैं इसका ऑफिशियल आंसर की दिखाता हूं और दिखाता हूं कि इसी प्रश्न को उन्होंने किन किन उत्तरों से नवाजा था। स्क्रीन पर आप 93 नंबर प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की है। एक ही प्रश्न के 4-5 उत्तर इन आयोग के द्वारा माने गए थे। देखिए इन्होंने अपसारी चिंतन को भी उत्तर सही माना है, सृजनात्मक चिंतन को भी उत्तर सही माना है, अपकेंद्रीय को भी उत्तर सही माना है, और रचनात्मक को भी इन्होंने सही माना है। अगला प्रश्न पूछा गया था रिक्त स्थान भरिए। कोहलबर्ग का सिद्धांत एक बालक के डैश विकास की व्याख्या करता है। अब कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत का क्या नाम था, या फिर कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बालक के किस विकास की व्याख्या किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नैतिक विकास। 94 नंबर प्रश्न का उत्तर है नैतिक विकास। अगला प्रश्न पूछा गया था एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास के किस अवस्था में होता है। प्राक अवस्था बोला जाता है या फिर पूर्व वाक अवस्था। पूर्व वाक कहने का मतलब, वाक मतलब बोलना, और बोलने से पहले की अवस्था यानी उसके पूर्व की अवस्था। तो उत्तर हो जाएगा प्राक या फिर पूर्व वाक अवस्था। अगला प्रश्न पूछा गया था सीखने के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न पूछा गया था अभिक्रमित अधिगम किसके अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले तो जानिए अभिक्रमित अधिगम होता क्या है। जब भी किसी बड़े कॉन्सेप्ट को बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो उसको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बांट करके बच्चे को सिखाया जाता है, और पूरे कॉन्सेप्ट को जो बच्चा नहीं समझ पा रहा था छोटे छोटे भागों में बांटने के बाद से वो उसको आसानी से समझ लेता है। और जब भी किसी एक पार्ट को समझ लेता है बच्चा, भागों में जो बांटे गए हैं, एक पार्ट को जब वो समझता है तो वो और ज़्यादा इंटरनली मोटिवेट होता है अगले पार्ट को समझने के लिए, और उसमें उत्सुकता होती है। यानी कहीं ना कहीं जो उसने प्रयास किया है पहले पार्ट को समझने के लिए, वो उसको आगे प्रेरित कर रहा है अगले पार्ट को समझने के लिए। यानी जो उसके द्वारा व्यवहार का परिणाम रहा है वह उसके क्रिया के होने की संभावना को प्रभावित कर रही है। और अब आपको हिंट मिल चुका होगा कि ये किसके सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है, तो ये बीएफ स्किनर के सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है। बीएफ स्किनर ने सिद्धांत दिया था, जो प्रयोग किया था चूहे पर, उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि पुनर्बलन सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। मतलब कि बच्चे को इनाम मिल रहा है या फिर एक तरीके से उसको नकारात्मक पुनर्बल मिल रहा है, यह पूरा तय करेगा कि वह पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में इंटरेस्ट दिखा रहा है अथवा नहीं दिखा रहा है। जैसे कि अभिक्रमित अधिगम के माध्यम से जब पूरे कठिन संप्रत्यय को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया तो वह आसानी से सभी भागों को समझने लगा और वह इंटरनली मोटिवेट होने लगा पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के क्रम में। यानी कहीं ना कहीं जब उसको पुनर्बलन मिला, एक तरीके से पॉजिटिव
एटीट्यूड में वो आया कि हाँ मैं चीज़ों को छोटे छोटे तरीक़ों से समझ पा रहा हूँ, तब वो आगे जा कर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रेरित हुआ। और यहीं आपका बीएफ स्किनर के द्वारा सिद्धांत दिया गया था कि जो व्यवहार के परिणाम होते हैं वह क्रिया के होने की संभावना को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है अभिक्रमित अधिगम। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है? देखिए, जब भी आप यूपी टेट या फिर सीटेट का आवेदन करते हैं तो उसमें एक कॉलम होता है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, कि आप अगर विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए अगर स्पेशल एजुकेशन में बीएड या फिर डीएलएड किए हुए हैं तो उसके लिए अलग कॉलम होता है। अब विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए, यानी वो दिव्यांग होते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, उन्हीं को पढ़ाने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी। दिव्यांग बच्चे आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धिलब्धि आईक्यू के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर का सही क्रम क्या है? प्रश्न में आपसे बुद्धिलब्धि के आधार पर सिर्फ मंद बुद्धिता का सही क्रम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आते हैं इसमें मंद बुद्धि, उसके बाद अल्प बुद्धि और अंत में आता है इसमें जड़ बुद्धि। ठीक है, तो मंद बुद्धिता का सही क्रम क्या हो गया? पहले मंद बुद्धि, फिर अल्प बुद्धि और अंत में जड़ बुद्धि। अगला प्रश्न पूछा गया था, आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? आपको ज्ञात होगा आत्मसात्करण को ही समावेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और जीन पियाजे ने जो अनुकूलन शब्द दिया था उसी के अंतर्गत ये दोनों प्रक्रियाएं आती हैं। अब चूंकि ये प्रश्न पत्र डिस्क्रिप्टिव बेस्ड था तो इस हिसाब से जिन्होंने अनुकूलन उत्तर दिया और जिन्होंने जीन के पियाजे के सिद्धांत को उत्तर के रूप में लिखा, दोनों को उत्तर आयोग ने सही माना था। अब जरूरत यह है कि दोनों टर्म को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, आत्मसात्करण या फिर समावेशन का मतलब ये होता है कि पुरानी सूचना में नई सूचना को जोड़ना, यानी कि जो पुरानी सूचना है उसका नई सूचना से कोई भी विरोध नहीं होता है और पुरानी सूचना को रहते हुए नई सूचना को अपने स्कीमा में जोड़ना ही आत्मसात्करण या फिर समावेशन कहलाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए एक छोटा बालक है, वो अपने पापा के साथ टहल रहा था, अचानक से उसने पतंग को उड़ते हुए देखा। अब वो बोलता है कि पापा देखिए चिड़िया उड़ रही है, क्योंकि उसको पहले से पता था कि उड़ने वाली चीज़ चिड़िया होती है। तो उसके पापा ने उसको बताया कि बेटा ये चिड़िया नहीं बल्कि पतंग है। तो अब उसका पुरानी सूचना से कोई विरोध नहीं हुआ, तो उसने ये जोड़ लिया कि पतंग भी उड़ती है। ठीक है, उसके पहले स्कीमा में ये सेट था, मतलब उसको पहले ये ज्ञान था कि चिड़िया उड़ती है। अब उसका विरोध ना करके उसने दूसरी सूचना जोड़ लिया कि पतंग भी उड़ती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका समावेशन, जहां पर पहली सूचना के विरोध ना होने पर नई सूचना को जोड़ना आत्मसात्करण या फिर समावेशन कहलाता है। और दूसरा टर्म जो पूछा गया था समायोजन, समायोजन में क्या होता है? देखिए, पहले जो स्कीमा में सूचना सेव है बच्चे के माइंड में, अगर उसमें विरोध उत्पन्न हो जाता है और उसमें कुछ चेंज करना पड़े और नई सूचना को जोड़ना पड़े, तब यहाँ पर समायोजन होता है, यानी कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब इसका उदाहरण सुनिए। बच्चे को ज्ञात था कि कौवा काला होता है और उसके माइंड में स्कीमा में ये सेट था कि हर काली चीज़ कौवा होती है। उसके बाद कुछ दिन बाद उसने कोयल को देखा, वो भी काली थी, तो बच्चे को लगा कि ये भी कौवा है। फिर उसने पापा से कहा, पापा वो देखो कौवा। अब पापा ने उसको अवगत कराया कि बेटा ये कौवा नहीं कोयल है। अब जो पहले उसने अपने माइंड के स्कीमा में सेट किया था कौवा, वो किस आधार पे किया था? रंग के आधार पे किया था कि जो काला रंग है वो कौवे का रंग है। अब चूंकि उसने आवाज़ सुना कि कौवा काँव काँव करता है और कोयल कू कू करती है, तो अब जो उसने भेद किया वो किसके आधार पर किया? आवाज़ के आधार पर किया। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ वो अपने स्कीमा में जो पहले से सूचना सेव है उसमें कुछ एडिट कर रही है, कुछ उसमें चेंजेज कर रही है। तो जब भी पुरानी सूचना में विरोध के कारण नई सूचना जो सेव किया जा रहा है उसमें कुछ चेंजेज या फिर पुरानी सूचना में कुछ चेंजेज किया जाता है, तो वहां पर समायोजन होता है, यानी कुछ ना कुछ एडिट किया गया है सूचना में, पुरानी सूचना में। ठीक है, तो ये समायोजन हो गया। और अगर कुछ एडिट करने की आवश्यकता ना पड़ी, पुरानी सूचना में ही नई सूचना को जोड़ दिया गया, तो वो होता है आत्मसात्करण। और ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो जीन पियाजे के द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुकूलन टर्म से जुड़ा हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुकूलन या फिर जीन पियाजे का सिद्धांत इसका उत्तर होगा। चूंकि ये पेपर डिस्क्रिप्टिव था, इस वजह से दोनों उत्तरों को आयोग ने सही माना था।
दोस्तों यहाँ पर 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सीडीपी के 10 प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे हौसले को और बढ़ाते हैं आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देने के क्रम में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।